सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। Here was a newly created free nation with the second largest population in the world, a country potentially capable of assuming leadership of the Far East. Its independence from the British, who ruled India for nearly 200 years. आज हम बात करने वाले हैं भारत के हिंदू महासभा के प्रमुख अध्यक्ष, भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, राजनेता वीर सावरकर के बारे में। उनके समर्थक उन्हें वीर सावरकर के नाम से बुलाते थे। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। दोबारा नहीं आने देंगे। राजनीतिक, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो बड़े भाई गणेश तथा नारायण दामोदर सावरकर थे। एक बहन नैनाबाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद सन 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्यभार संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक में 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन में ही वे पढ़ाकू तो थे ही, अपितु उनके दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। आर्थिक संकट के बावजूद बाबा राव ने विनायक की उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया। इस अवधि में विनायक ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया। शीघ्र ही इन नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जाग उठी। सन 1901 में रामचंद्र त्र्यंबकम त्रिपुरकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। उनके ससुर जी ने उनकी विश्वविद्यालय की शिक्षा का भार उठाया। 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए की। इनके पुत्र विश्वास सावरकर एवं पुत्री प्रभात चिपलूनकर थी। सन 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशलिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्रामों की कदर नहीं अपितु भारत के स्वतंत्र का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में तैयार हो गई, परंतु इसके मुद्रण की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और इनकी प्रतियां फ्रांस पहुंचाई गई। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। मई 1909 में इन्होंने लंदन से बार एट लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत
बात करने की अनुमति नहीं मिली। इस पुस्तक को सावरकर जी ने पीक बीक पेपर्स और स्काउट्स के पेपर के नाम से भारत पहुंचाई थी। सावरकर ने लंदन के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना प्रारंभ कर दिया था। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तकों का गहन अध्ययन किया और द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने इस बारे में गहन अध्ययन किया कि अंग्रेजों को किस तरह से जड़ से उखाड़ा जा सकता है। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल डींगरा द्वारा विलियम हट कर्नल वाली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 8 जुलाई 1910 को M.A. मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सीवर होल के रास्ते ये भाग निकले। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जो विश्व इतिहास की पहली एवं अनोखी सजा थी। सावरकर के अनुसार कुछ पंक्तियां: मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है। ये कुछ पंक्तियां लिखी थी सावरकर जी ने। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदन लाल डींगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर करचंद की हत्या कर दी। डींगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं। सावरकर ने डींगरा को राजनीतिक कानूनी सहयोग दिया, लेकिन बाद में अंग्रेज सरकार ने एक गुप्त प्रतिबंधित परीक्षण कर डींगरा को मौत की सजा सुना दी, जिससे लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र भड़क गए। सावरकर ने डींगरा को देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह को और उग्र कर दिया। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में फंसा दिया, जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सावरकर आगे के अभियोग के लिए भारत ले जाने का विचार किया गया। जब सावरकर को भारत जाने की खबर पता चली तो सावरकर ने अपने मित्र को जहाज से फ्रांस के रुकने वक्त भाग जाने की योजना पत्र में लिखी। जहाज रुका और सावरकर खिड़की से निकलकर समुद्र में कूद गए और पानी में तैरते हुए भाग गए, लेकिन उनके मित्र को आने में देरी होने की वजह से ये फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। जब सावरकर की गिरफ्तारी हुई थी तो फ्रेंच सरकार ने ब्रिटिश सरकार का इस गिरफ्तारी के मामले में विरोध किया था। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेज दिया गया। उनके अनुसार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ नारियल छीलकर उसमें तेल निकालना पड़ता था। साथ ही इन्हें यहाँ कोलू में बैल की तरह जुत कर सरसों और नारियल आदि का तेल निकालना होता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे हुए बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्रों को समतल भी करना होता था। रुकने पर उनको कड़ी सजा व बैंत व कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। 1921 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर
ब्रिटिश कानून न तोड़ना पड़े और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। SS महाराजा नामक एक स्टीमर से दोनों सावरकर बंधु भारत की मुख्य भूमि पर पहुंचे। उन्हें रत्नागिरी जेल में रखा गया। बाद में उन्हें पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार में ले जाया गया। जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। 9 जनवरी 1924 को कुछ शर्तों के साथ उन्हें यरवदा जेल से मुक्त कर दिया गया। शर्त यह थी कि दामोदर सावरकर सरकार की अनुमति के बिना रत्नागिरी जेल से बाहर नहीं जाएंगे और किसी राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग नहीं लेंगे। मई 1924 में रत्नागिरी में प्लेग का प्रकोप हुआ। इस कारण सावरकर को नासिक चले जाने की अनुमति मिल गई। वहां उन्होंने हिंदुओं के उत्थान के लिए कार्य किया। सरकार की अनुमति से वे भागोर गए, किंतु उन्हें फिर से रत्नागिरी लौटने के लिए विवश कर दिया गया, क्योंकि उन्हें लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था। उनकी प्रतिबंधित स्वतंत्रता की अवधि बढ़ाई जा रही थी और अंततः 4 जनवरी 1937 को उन्हें छोड़ दिया गया। 1 अगस्त 1937 को वे बाल गंगाधर तिलक की डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी में शामिल हुए और बाद में हिंदू महासभा में। इस बीच 7 जनवरी 1925 को इनकी पुत्री प्रभा का जन्म हुआ। 1925 में उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेंडगेवार से हुई। 17 मार्च 1928 को इनके बेटे विश्वास का जन्म हुआ। फरवरी 1931 में इनके प्रयासों से बम्बई में पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। 25 जनवरी 1931 को सावरकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी में हुए अप्रत्याशित उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1937 में वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कर्णावती में हुए 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद वे पुनः 7 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुने गए। 15 अप्रैल 1938 को उन्हें मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1937 को नागपुर की एक जनसभा में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों को असफल करने की प्रेरणा दी थी। जून 1941 को उनकी भेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के निवेदन सहित उन्होंने चर्चित को तार भेजकर सूचित किया। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के माध्यमों के बारे में गांधी और सावरकर का एकदम अलग दृष्टिकोण था। 1943 के बाद दादर बंबई में रहे। 16 मार्च 1945 को इनके भ्राता बाबूराव का देहांत हुआ। 19 अप्रैल 1945 को उन्होंने अखिल भारतीय रजवाड़ा हिंदू सभा सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसी वर्ष 8 मई को उनकी पुत्री प्रभा का विवाह संपन्न हुआ। अप्रैल 1946 में बम्बई सरकार ने सावरकर के लिखे साहित्य पर से प्रतिबंध हटा लिया। 1947 में इन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया। महात्मा रामचंद्र वीर नामक हिंदू महासभा के नेता एवं संत ने उनका समर्थन किया। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने सावरकर सिद्धांतों में भारतीय तिरंगा एवं भगवा 2-2 ध्वजारोपण किए। इस अवसर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुझे स्वराज्य प्राप्ति की खुशी है, परंतु वह खंडित है, इसका दुख है। उन्होंने यह भी कहा, राज्य की सीमाएं नदी तथा पहाड़ों या संधि पत्रों में निर्धारित नहीं होती। देश के नवयुवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग एवं पराक्रम से निर्धारित होती हैं। 5 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के उपरांत उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अक्टूबर 1949 को इनके अनुज नारायण का देहांत हो गया। 4 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के दिल्ली आगमन की पूर्व संज्ञा पर उन्हें सावधानीवश बेलगांव जेल में रोक कर रखा गया। मई 1952 में पुणे की एक विशाल सभा में अभिनव भारत संगठन को उनके उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्ण होने पर भंग किया गया। 10 नवंबर 1957 को नई दिल्ली में आयोजित हुए 1957 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में वे मुख्य वक्ता रहे। 8 अक्टूबर 1949 को उन्हें पुणे विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया।
8 नवंबर 1963 को इनकी पत्नी यमुनाबाई चल बसी। सितंबर 1965 से उन्हें तेज वर्ष ने घेर लिया, जिसके बाद इनका स्वास्थ्य गिरने लगा। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने मृत्यु उपवास करने का निर्णय लिया। 26 फरवरी 1966 को बम्बई में भारतीय समयानुसार 10 बजे उनके पार्थिव शरीर छोड़कर परम धाम को प्रस्थान कर गए थे। गांधी जी की हत्या में सावरकर के सहयोगी होने का आरोप लगा, जो सिद्ध नहीं हो सका। एक सच्चाई यह भी है कि महात्मा गांधी और सावरकर बंधुओं का परिचय बहुत पुराना था। सावरकर बंधुओं के व्यक्तित्व के कई पहलुओं से प्रभावित होने वालों और उन्हें वीर कहने और मानने वालों में गांधी जी भी शामिल थे। वीर सावरकर के बारे में आप लोगों को बहुत सारे लेख मिल जाएंगे। बहुत से लेख या पत्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि ये आतंकवादी भी इन्हें बताते हैं और गांधी जी की मौत में इनका हाथ भी बताते हैं। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कहानी आपके सामने यहीं पर दम तोड़ती है। थैंक यू सो मच।